वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 30 मई 2020 है और आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल टॉपिक मैं लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्टडी आई क्यू की टीम ने मिलकर, भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है। 31 मई तक हम आपको ये ऑप्शन भी, ये ऑफर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी, यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया फेसबुक। डियर फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि भारत में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियल, बिजनेस, इकोनॉमिकल वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई जो न्यूज़ आइटम हैं, जो एनालिसिस हैं, उसके रिक्वायरमेंट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं है। तो अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये सीरीज़ जो है ये वर्थ इट है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को, इस वीडियो लेक्चर को, वीडियो की पीडीएफ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। उनको बताइए इस सीरीज़ के बारे में, क्योंकि स्टडी आई क्यू, मैं और आप, हम सब इस सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी उतने ही इस सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको एक्सपांड करने में भी हमारी मदद करें। यू कैन सपोर्ट दिस सीरीज़ बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड यू कैन सपोर्ट आवर चैनल बाय हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सस्टेनेबिलिटी एंड ब्लेंडेड फाइनेंस। ब्लेंडेड फाइनेंस एक नया कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। मेरा मानना है कि अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, मैं एक जेनेरिक टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं कि भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बात करेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें। एंड यू आर राइट एज वेल। आपका आंसर जो है वो सही है और इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको ऐड भी करने पड़े। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आपके आंसर को, खास करके मैं बात कर रहा हूँ मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, तो मेंस में आपके आंसर को थोड़ा अलग कर दे अगर ऐसा कोई प्रश्न आपको पूछा जाता है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। तो ब्लेंडेड फाइनेंस, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ब्लेंडेड फाइनेंस के ऊपर अगर आपने 2-3 लाइंस भी उसमें लिखी होगी तो आपका आंसर जो है वो दूसरे लोगों से अलग हो जाएगा। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स कि हमारा जो प्लेनेट है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके ऊपर रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। हमें नया फ़ोन चाहिए, एक नई कार निकली है तो वो हमारी ड्रीम कार बन चुकी हैं, कभी ना कभी हमें वो कार चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपने कोई सन ग्लासेस लिए, 2-3 महीनों के बाद आपको एक नए सन ग्लासेस चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब की बात है ये। तो ये जो हमारी एक कंजम्पशन की पैटर्न है, ये अनसस्टेनेबल है। इतने रिसोर्सेस हमारी पृथ्वी के पास नहीं है कि हम कंटिन्यूसली चीज़ों की डिमांड करते रहें और सिर्फ हम ये सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसे हैं तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। ओके, फॉर टाइम बीइंग यस, लेकिन ये जो कंजम्पशन की पैटर्न है वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। कैसा वक्त आएगा जब आपके जेब में पैसे होंगे लेकिन ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा, पानी ऑलरेडी हम बेचने लगे हैं। एक वक्त था जब हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, आपने भी सुना होगा दादा दादी, नाना नानी से, कि पानी और ऐसी चीज़ें जो हैं वो जब बेची जाएगी तब पृथ्वी का विनाश होगा। तो ऐसी, मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि वो सच बता रहे हैं या फिर यही होगा या विनाश ही होगा। दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिसके ऊपर हम सबका इक्वल राइट होना चाहिए, हक होना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने पॉल्यूट कर दिया है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी कंजम्पशन पैटर्न के साथ जुड़ी हुई है। सस्टेनेबिलिटी यानी कि एक प्रकार से सतत विकास जो हम कहते हैं, ये अब मेन स्ट्रीम बन चुका है। मेन स्ट्रीम भी छोड़िए, आई वुड रादर से कि ये अब एक एब्सोल्यूट सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी बन चुका है। सतत विकास, सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ करें, अगर आप कोई एक कार बना रहे हैं या फिर कोई एक नया प्रोजेक्ट है, रेड से रेलवे लाइन का नया प्रोजेक्ट है, या फिर कोई एक होटल बना रहे हैं, होटल की परमिशन दे रहे हैं किसी रिमोट प्लेस के ऊपर, किसी हाईवे के ऊपर, एक्सेट्रा, तो जो भी चीज़ें हैं, अगर वो सारी चीज़ें सस्टेनेबल तरीके से हम नहीं कर रहे हैं तो फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे।
जैसे कि मास्क पहनना, राइट। अब मास्क पहनना एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, लेकिन यूजेबल मास्क को आप सिर्फ डस्टबिन में ऐसे ही फेंक देंगे तो फिर आप सोचिए कि मास्क जो हैं उसका एक अलग से कचरे का एक पूरा सा एक पहाड़ हमें हमारे देश में देखने को मिलेगा, जस्ट यूजेबल, ये जो जो यूज्ड मास्क हैं उनका। तो ये सारी चीज़ें, छोटी बड़ी चीज़ें, पानी की बोतल जो हैं, क्या हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये जो प्लास्टिक में पानी की बोतल और बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स मिलते हैं, क्या हम उसको कोई और कंटेनर में फिल नहीं कर सकते? ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए। वैसे बहुत सारे टॉपिक्स इसके ऊपर डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन ब्लेंडेड फाइनेंस को हमें समझना है तो आई विल मूव ऑन। 10 बिलियन जितनी हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी आने वाले वक्त में, एक आने वाले वक्त में, यानी कि कुछ 50 साल या फिर कुछ आने वाले 50 60 70 ईयर्स में वी विल बी समवेयर अराउंड 10 बिलियन टोटल दुनिया की पॉपुलेशन होगी, 10 बिलियन। तो ये डेफिनेटली अनसस्टेनेबल। आप सोचिए, इतने लोगों को खाना पीना, उनके कपड़े, उनको रिसोर्सेज चाहिए, कितने सारे प्रोडक्ट्स उनको चाहिए, और फिर इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी। जिनके पास पैसा होगा वो सारी चीज़ें खरीद पाएगा, जिनके पास नहीं होगा तो वो नहीं खरीद पाएंगे। तो रिसोर्सेज में आज जो सिचुएशन है उससे और ज़्यादा इनइक्वालिटी शायद बढ़ सकती है। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम हमारे जितने भी रिसोर्सेज, जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया, पानी की बोतल का एग्जांपल दिया, तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एफिशिएंट बनानी होगी कि कम से कम, मिनिमम या फिर ज़ीरो डैमेज, जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करें, जो भी चीज़ हम करें, वो ज़ीरो डैमेज वाली होनी चाहिए। हमारी कार्बन फुटप्रिंट को हमें रोकना है। कार्बन एमिशन जो है उसको, कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करने वाले जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे ओशियंस हैं, हमारे सी हैं, हमारे जंगल हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, तो इनकी भी देखभाल जो है वो हमें करनी होगी। एक तरफ से कार्बन एमिशन को कम करना है, दूसरी तरफ से कार्बन एमिशन को एब्जॉर्व करने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें हेल्थी बनाना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको चाहिए पैसे। यू नीड फंड्स, इजंट इट? पैसे चाहिए। अब बात आती है ब्लेंडिंग फाइनेंस की, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है वो आज एक प्रकार से अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी संपत्ति है। भले ही ये संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ना हो, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संपत्ति है, ये एसेट, सस्टेनेबिलिटी। और यही सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमारे सर्वाइवल को तय करेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बदलनी होगी। फॉर एग्जांपल, और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, या फिर जितना भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बना दें। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्रोडक्शन भी ग्रीन तरीके से होना चाहिए। जिन जगहों पर आपको एयरलाइंस से कनेक्टिविटी मिल रही है, क्या उन जगहों को हम हाई स्पीड रेल से कनेक्ट नहीं कर सकते? अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है कि एक फ़्लाइट, एक मैं नाम भूल गया उस फ्लाइट का, लेकिन एक टेस्टिंग की गई और आज तक का सबसे हैवीएस्ट एरोप्लेन जो है उसने एक कंप्लीट अपनी उड़ान जो है वो कंप्लीट की है। और ये एरोप्लेन जो है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, एक प्रकार का क्या, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक प्लेन है ये। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर जिन जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक एयरलाइंस से कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पर हम हाई स्पीड रेल के माध्यम से दो शहरों को कनेक्ट कर सकते हैं। अर्बन मास रैपिड ट्रांजिट ट्रेन्स जो हैं ये फ्यूल रन व्हीकल्स को सब्सटीट्यूट, मीन्स उसके जगह पर हम फ्यूल रन व्हीकल्स की जगह पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इन सारी चीज़ें, ऐसे सिटीज़ की डिज़ाइन करें जहाँ पर हमें साइकिल, फिर चलकर आप जा सकते हैं ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सोचना होगा। अब ये इतना बड़ा, आप सोचिए आपके शहर को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको कितने करोड़ों रुपए की आवश्यकता होगी। क्या गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं? अब देखिए, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे जो हैं वो उसमें खर्च हो गए हैं। तो गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि ये जो हमारी एसेट है सस्टेनेबिलिटी उसको फंड कर सकें। आज तक क्या होते आया है कि गवर्नमेंट ही ऐसे प्रकार के प्रोजेक्ट्स को फंड करती है, या फिर जो कंसेशनल लोन्स हमें मिल जाती है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल, AIIB, ADB एक्सेट्रा, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा, जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसे देते हैं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस थिंग्स। तो ये सारी जो मीन्स, ये दो ही ज़्यादातर सोर्सेस थे, पब्लिक कैपिटल यानी कि गवर्नमेंट के पैसे, और कंसेशनल लोन्स। लेकिन प्राइवेट कैपिटल यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इन सारे प्रोजेक्ट्स में, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है?
उसके पीछे रीज़न ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट के पीछे ही ये सारी कंपनीज भागती हैं, लेकिन लॉस से भी दूर जो है वो अपने आप को रखना जो है वो हम सब करते हैं, इज़न्ट इट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो वायबल नहीं होते हैं। फिर आपको अपफ्रंट कॉस्ट जो है, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। फिर रिटर्न आपको एक लंबे टाइम के बाद मिलता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में होते हैं। टेक्नोलॉजी, फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज किसी की सरकार है, 2-3 सालों के बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो 20 सालों का प्रोजेक्ट है लेट्स से, और 20 ईयर्स का प्रोजेक्ट है आपका। आपने शुरुआत की, 3 सालों के बाद सरकार बदल दी, सरकार ने 5 सालों तक इसके ऊपर स्टे लगा दिया, उसके बाद फिर से वो सरकार आती है, उसने फिर से ऑन किया। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज़ हैं और वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, प्राइवेट कैपिटल जो है वो इससे इस प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से दूर रहा है। तो इसका एक आंसर है, इसका अगर कोई तोड़ है कि कैसे हम पैसे, देखिए पैसों के बिना तो कुछ नहीं होगा, विदाउट मनी आप कुछ नहीं कर पाएंगे एज फार एज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंसर्न। और पेरिस क्लाइमेट चेंज में इश्यू जो हो रहा है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि जो अमीर देश हैं उन्होंने ये सारा फ्यूल और सारी चीज़ें जलाकर उन्होंने पैसे बना लिए, अपने देश को डेवलप कर लिया। लेकिन अब जब बात आती है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हैं, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशिया के दूसरे देश हैं, तो इन सारे देशों को आप पैसे दीजिए, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो दीजिए, ताकि हम भी हमारे देश को, हमारी दुनिया को हम और ज़्यादा ग्रीन बना सके, सस्टेनेबल बना सके। लेकिन पैसे देने के लिए ये जो देश है वो तैयार नहीं है। यही एक मेन झगड़ा है जो चल रहा है एक लंबे टाइम से। तो ब्लेंडेड फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है। ब्लेंडेड फाइनेंस में क्या होता है, आपके पब्लिक सेक्टर, मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट से 3 करोड़ रुपए ले लिए। गवर्नमेंट को तो वैसे भी वो प्रोजेक्ट करना ही है, पहले गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपए उसमें देने वाली थी, लेकिन अब ब्लेंडेड फाइनेंस में आपने 3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से लिए, कुछ आपको लेट से 4 करोड़ रुपए जो हैं वो फिलंथ्रॉफी यानी कि अलग अलग एनजीओज और सीएसआर और इसमें मिल गए, और बाकी के 3 करोड़ रुपए जो हैं वो आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला ऐसे ही आपको 3 करोड़ रुपए जो हैं वो नहीं देंगे, उसकी आपको गारंटीज़ देनी पड़ेगी, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो उनको एक्सप्लेन करना होगा। अगर इकोनॉमिकली उनके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है तो फिर ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनका बेनिफिट ये होगा कि लोगों की हेल्थ, कोई ग्रीन प्रोजेक्ट है तो लोगों की हेल्थ और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एनजीओ जो हैं तो उनके भी यही लक्ष्य होंगे। और प्राइवेट जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो प्राइवेट कंपनी का एक गोल ये हो सकता है कि चलो हमने एक प्रोजेक्ट में काम किया, वो ग्रीन है, हमारी दुनिया को अच्छा बनाने के लिए है, लेकिन इसी के साथ साथ उनको भी 2 पैसे यहाँ पर मिले हैं। उनकी जो उन्होंने, अब कोई प्राइवेट कंपनी इसमें इन्वॉल्व होगी, पैसे देगी, तो वो फिर अपने ही रिसोर्सेस लगाएगी, तो फिर उनको भी कुछ कमाने का मौका जो है वो मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती है विद ब्लेंडेड फाइनेंस। इसमें रिस्क जो है उसको अलग अलग तरीके से कवर किया जाता है, गारंटीज़ दी जाती हैं। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से अगर कोई रिस्क रहा, चेंज ऑफ पार्टी, चेंज ऑफ गार्ड एक्सेट्रा लाइक दैट, तो फिर एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। परफॉर्मेंस इंश्योरेंस होता है, आउटकम बेस्ड फंडिंग, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सारे के सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल ब्लेंडिंग फाइनेंस जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, कंसेशनल और ऑफ मार्केट लोकल करेंसी हेजिंग और प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ग्रांट्स, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें जो हैं मिक्स की जाती हैं, या कोई बार जस्ट आउटकम बेस्ड फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन में ब्लेंडेड फाइनेंस जो है वो काम करता है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर लाने की कोशिश जो है वो इस ब्लेंडेड फाइनेंस में की जाती है। और भारत ने 2004 में ऑलरेडी इसकी शुरुआत भी कर दी थी। गवर्नमेंट का एक वायबिलिटी गैप फंडिंग था, राइट। इंडिया इज लीडिंग द वे बाय डेवलपिंग सक्सेसफुल ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल्स, दिस आर वर्थ एम्यूलेटिंग इन अदर मार्केट्स। इस ऐसे फाइनेंशियल मॉडल जो भारत ने इंप्लीमेंट किया, तो ऐसे फाइनेंशियल मॉडल्स जो हैं इसको आप दूसरी मार्केट्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। जो डेवलपमेंट या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इन सारे देशों में भारत जैसी जहाँ पर सिचुएशन है वहाँ पर ऐसी चीज़ को प्रमोट किया जा सकता है, ऐसे फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रमोट किया जा सकता है। 2004 की बात है, लॉन्च्ड इन 2004, इट सपोर्ट्स प्रोजेक्ट अंडर द पब्लिक पार्टनरशिप फाइनेंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैकेनिज्म। ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है,
तो पीपीपी में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तो उसमें क्या किया गया कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से, और स्टार्टिंग के जो पैसे हैं गवर्नमेंट आपको देगी। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो 20% जितने पैसे हैं वो सरकार देगी ग्रांट के तौर पर। जब प्राइवेट कंपनी उतने ही पैसे, मान लीजिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 10 करोड़ के प्रोजेक्ट के 20% हैं 2 करोड़, तो 2 CR गवर्नमेंट देगी। ये तब देगी आपको जब प्राइवेट कंपनी 2 CR निकालेगी। तो आपने 2 CR निकाले तो उसी वक्त गवर्नमेंट जो है वो आपको टोटल आपके हो गए 4 करोड़, आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार से इस प्रकार का भी फंड जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। फिर एक कंपनी है सीकर्स फाइनेंस और रॉकीफेलर फाउंडेशन, ये दोनों NBFCs हैं एक प्रकार से, और इनका जो मेन फंडिंग का मीन्स फंडिंग का जो एरिया है वो है सस्टेनेबल एनर्जी। तो सरकार ने जो एक ग्रिड बनाई है, एज यू नो कि हमारे देश में जो बड़ी जो मेन ग्रिड है इससे पूरा देश कनेक्टेड है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पर पावर अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, तो वहाँ पर हमें चाहिए मिनी या फिर माइक्रो ग्रिड। तो ये रॉकीफेलर फाउंडेशन और सीकर्स फाइनेंस जो हैं वो उन सारे प्रोजेक्ट्स को पैसे प्रोवाइड करते हैं जो प्रोजेक्ट्स माइक्रो या फिर ये जो मिनी ग्रिड्स हैं उनका काम करते हैं। तो लॉन्ग टर्म क्या है, मीन्स बड़ा पिक्चर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हर एक गांव तक 24/7 पहुंचे, उसके लिए चाहिए आपको माइक्रो और मिनी ग्रिड्स, और इसके लिए चाहिए आपको पैसे। और ये पैसे कौन प्रोवाइड करता है, ये सीकर्स फाइनेंस और रॉकीफेलर फाउंडेशन। ये फिर अलग अलग जगहों से फिर पैसे कलेक्ट करके ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, और रिटर्न भी होता है। ऐसा नहीं है इसको ऐसे मुफ्त में पैसे नहीं दिए जाते, इसमें आपको इंटरेस्ट और सारी चीज़ें, एक प्रकार के लोन सपोर्ट है लेकिन थोड़ा कंसेशन मिलता है। फिर US इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस प्रोग्राम है, USICEF एक प्रोग्राम है, क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा इसको चलाया जाता है। और ये भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं तो ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये जो पूरा ये USICEF है, इसमें लगभग आज तक $3.5 मिलियन जितनी ग्रांट जो है वो दी गई है। छोटी छोटी ग्रांट्स यहाँ पर दी जाती हैं, $0.1 मिलियन, ऐसे $1 लाख की ग्रांट किसी को दी। $1 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन ऐसे जो छोटे बड़े रूफटॉप सोलार हैं, स्मॉल ग्राउंड माउंटेड सोलार होम सिस्टम प्रोजेक्ट्स, तो ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स में अलग अलग स्टेट्स में टोटल $3.5 मिलियन की ग्रांट दी है। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट बैड। छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स को अगर सपोर्ट मिलता है तो दैट्स ए गुड थिंग, खास करके छोटे प्रोजेक्ट्स को। फिर ग्रामीण इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट है, मुंबई बेस्ड इम्पैक्ट NBFC है, और सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स ये लॉन्च करते हैं, और महिलाओं के लाइवलीहुड के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, यंगस्टर्स में स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्लीन एनर्जी में पैसे प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी एक्सपांड हुई है, लेकिन फिर भी हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स काफ़ी ख़राब हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप देखेंगे तो भारत का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि आप कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैसे तो देते हैं लेकिन आउटकम के ऊपर फोकस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लेंडेड फाइनेंस है उसमें जो मैंने अब आपको बताया था कि आउटकम का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो इस आउटकम रिलेटेड जो एक फाइनेंस दिया जाता है उसमें ये होता है कि आप अपना जो काम है वो करेंगे। आपने लेट्स से कि आपने एजुकेशन या फिर हेल्थ रिलेटेड CSR आपको कोई प्रोजेक्ट करना है तो आपको डायरेक्टली पैसा नहीं मिलेंगे। आप पहले अपना काम ख़त्म कीजिए, जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट्स मिलेंगे, तब आपको पैसे जो हैं वो एक साथ दिए जाएंगे। तो इससे क्या हुआ है, इससे एक थर्ड पार्टी इसको इवेल्युएट करती है, और जब रिजल्ट ओरिएंटेड पैसे दिए जाते हैं तब टारगेट मीन्स जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी टारगेट अलाइंड हो जाते हैं कि टारगेट्स तो अचीव करना है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। डेनमार्क की एक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, तो इन्होंने भी ऐसे ही एक अलग से प्रेफरेंशियल मॉडल तैयार किया है। इसमें यह है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करती है, या फिर प्राइवेट कंपनी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, तो गवर्नमेंट उसको गारंटी देगी कि अगर लॉस हुआ तो लॉस जो है वो हम इक्वली शेयर करेंगे। आपने कोई बिजनेस किया ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक परमिशंस एंड एवरीथिंग,
लेकिन अगर उसमें कोई नुकसान आया तो फिर जो भी लेट्स से $100 का नुकसान आया है तो $50 जो है वो गवर्नमेंट उसमें से दे देगी, तो आपका लॉस जो है वो 50% जितना मिटिगेट हो जाएगा। और रिटर्न्स जो होते हैं तो रिटर्न्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स जो है वो प्राइवेट प्लेयर को दिए जाते हैं कि ₹100 का फ़ायदा हुआ है तो लेट्स से ₹80 आप लेकर चले जाइए या फिर ₹90 लेकर चले जाइए। तो ऐसे ऐसे ब्लेंडेड फाइनेंस से भी ऐसी सारी कंपनीज को ऐसे एसेट को डेवलप और एक्सपांड करने में एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस प्रकार का ग्रीन कैपिटल जो है उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और ब्लेंडेड फाइनेंस सारे आपके इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन एक हद तक बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने में मदद करता है। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। आप सोचिएगा ब्लेंडेड फाइनेंस के बारे में। आई वांट यू गाइस टू थिंक, राइट। सारी चीज़ें अगर मैं ही आपको दे दूंगा तो फिर आप क्या सोचेंगे? इज़न्ट इट? तो एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर, एज ए फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू कि आप भी ब्लेंडेड फाइनेंस के बारे में सोचिए, इसके पोटेंशियल के बारे में सोचिए, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचिए। और जब भी आपको कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हर्डल्स या फिर क्या क्या इश्यूज़ हैं, ऐसे प्रश्न अगर आप एनकाउंटर करते हैं तो आप इस ब्लेंडेड फाइनेंस का एग्जांपल दे सकते हैं। और बहुत ही इजी याद रहने वाला अगर कोई एग्जांपल है तो ये वाला है कि ये आउटकम मेट्रिक, प्री डिफाइंड आउटकम मेट्रिक एजुकेशन और CSR वाला एग्जांपल जो है वो आप दे सकते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करें, हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।